बच्चों, तो आप ही में से एक स्टूडेंट की मुझे रिक्वेस्ट आई थी जिन्होंने मुझे कहा था वी वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। हमें नहीं समझ में आता कि कब आयनाइजेशन वर्ड यूज करना है, कब डिसोसिएशन करना है। समटाइम्स अननोइंगली हम आयनाइजेशन की जगह डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की जगह आयनाइजेशन यूज कर लेते हैं। तो यस, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोई वर्ड यूज करते हैं, स्पेशली साइंस में, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। ठीक है, तो देखो सब स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ आपको आयन आयन जैसी फीलिंग आती है, राइट? जबकि जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, डिसोसिएट डिसोसिएट मतलब कुछ टूटना, है ना? तो कुछ हम लोगों को ब्रेक डाउन जैसी कुछ इस तरह की फीलिंग आती है। तो यहीं से हमें काफी कुछ समझ में आ जाता है। जब कभी कुछ टूटने पर, यानी कोई बिगर मॉलिक्यूल है आपका, वो टूट कर कुछ आयन जैसा फॉर्म कर दे, ठीक है, या तो प्लस आयन या फिर माइनस आयन, तो आप उसको कहोगे आयनाइजेशन। और डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, कोई बड़ी चीज है वो टूट के किसी भी छोटी चीज में या फिर आयंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास में कोई न्यूट्रल एटम है। अब उसने क्या किया कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर लिया, यानी कि अपने में से निकाल दिया, या फिर उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और इस तरह से उसने क्या फॉर्म किया, चार्ज्ड आयन स्पीशीज बनाई। उसने एक आयन बनाया। कैसा? लॉस से तो क्या बनेगा, एक पॉजिटिव आयन, और गेन से क्या बनेगा, एक नेगेटिव आयन। और ये जो पॉजिटिव आयन होता है आप सभी जानते हो, इसको हम कहते हैं केटायन, और जो नेगेटिव आयन होता है इसको हम कहते हैं एनायन। तो जब केटायन या फिर एनायन फॉर्म होता है फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कह देंगे, आयनाइजेशन। जबकि डिसोसिएशन में क्या होता है, वही कोई आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोई बिगर कंपाउंड है, कोई बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, या बड़ा मॉलिक्यूल है। अब वो टूट जाए किसी छोटे एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में या आयंस में, या फिर आप सिंपली कह दो वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर अगर टूट जाए, तो आप उसको क्या कहोगे, डिसोसिएशन कहोगे। यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आपको स्पीशीज ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी वो आयंस ही होगी। वो कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट वो पहले वाले से ज्यादा सिंपल और छोटा होगा। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो सेकंड पॉइंट क्या है, मिलता जुलता सा है। सो आयंस प्रोड्यूस केटायंस या फिर एनायंस। ठीक है, इनिशियली कैसा था, एक मॉलिक्यूल था जिसने के बाद में जाके केटायन या फिर एनायन बनाया। जबकि डिसोसिएशन में अगर लेट से कि लास्ट में मुझे आयंस मिल रहे हैं और इनिशियली भी मेरे पास आयन था, तो ये जरूरी है कि पहले वो एक बिगर आयन रहा होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन रहा होगा, और बाद में टूटने के वो एक स्मॉलर आयन बन गया। इज दैट क्लियर? लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये आयन की जगह पे आपका दूसरा कोई पार्टिकल, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हो गए दो डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंस पे अगर हम चलें, तो ये जो आपको आयनाइजेशन है ना, ये आपको देखने को मिलता है इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कहाँ देखने को मिलता है? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में, जो कि या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं विद अ सुटेबल रिएक्टेंट। जैसे कि अगर हम बात करें इस हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl एसिड की, तो जब हम उसको वाटर के साथ में लेते हैं, ठीक है, तो वो किसमें टूट जाता है? इवन तो अगर आप इसको स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप वाटर को एक्सेस में लोगे एज अ सॉल्वेंट की तरह। अगर आप इसको थोड़ी बहुत क्वांटिटी में भी लेते हो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये H3O प्लस और Cl माइनस बना देती है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बन गया, एक एटायन बन गया और एक एनायन बन गया, जैसे की बात हमने शुरुआत में कही थी। बट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस और इफ यू वांट टू डू डिसोसिएशन, तो उसमें क्या होगा, आप इनिशियली आयनिक सॉल्ट को ही लेकर चलोगे। ठीक है, आयनिक सॉल्ट कैसे होते हैं, बड़े बड़े लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेटवर्क होता है यहाँ पे। जबकि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। तो जब आप इन आयनिक सॉल्ट्स को लेते हो और इनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया ना सॉल्वेंट, इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉल्वेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, वहां पे मैंने आपको कहा कि जो वाटर है ये कम क्वांटिटी में भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट सॉल्वेंट बोलते ही ये एक्सेस में ही प्रेजेंट होगा। तो जब आप इन आयनिक सॉल्ट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कभी कभी जो हीट एनर्जी है वो बेसिकली और एब्जॉर्ब भी हो जाती है। वो सब अलग अलग सिचुएशंस में आपको देखने को मिलता है, बट इन जनरल आप क्या देखो कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। और हम ये पता करते हैं कि हमारा आयनिक सॉल्ट कितना सोल्यूबल होगा पानी के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें और इसको आप किस में डिसॉल्व करोगे, इसको आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, यानी कि एक्वस मीडियम में, तब क्या होगा कि ये NaCl ये ऑलरेडी एक आयनिक सॉल्ट है। मतलब कि कहने का ये है कि ये ऑलरेडी एक आयन का ही एक सॉल्ट है, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस आयनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है। बट ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ आयनिक फोर्सेस, या फिर इन्हीं को ही आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इज दैट क्लियर? मतलब कि ये कुछ फोर्सेस की वजह से आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। बट जैसे ही हम वाटर को लेकर आए, तो ये अपने रेस्पेक्टिव आयंस
में टूट गए क्योंकि जो वाटर का H प्लस और OH माइनस आयन है, इन्होंने इनके जो ऑपोजिट आयन्स हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया। यानी कि Na प्लस आयन को तो OH माइनस ने चारों तरफ से घेर लिया और जो आपका Cl माइनस आयन है उसको चारों तरफ से H प्लस आयन ने घेर लिया। इस वजह से Na प्लस Cl माइनस से अलग हो गया और इस वजह से ये आयन्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये पहले आयन के फॉर्म में नहीं थी, ये पहले भी आयन ही थे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, आपके आयनिक सॉल्ट्स हैं जहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि आयनाइजेशन के केस में आप देखते हैं कि यहाँ पे कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको कि एक सुटेबल रिएजेंट के साथ में, रिएक्टेंट के साथ में वो आयंस फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पे ये ऑलरेडी आयंस हैं और सिर्फ इनका सेपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है ना, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। यानी कि अगर H प्लस और Cl माइनस ये आपस में इस तरह से टूट गए तो इनका वापस से HCl बनना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर हम बात करें इनकी तो ये रिवर्सिबल है, क्योंकि ये किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से ये अलग हुए हैं। तो अगर आप सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको किसी तरह से अलग कर देते हो, यानी कि वाटर को मान लो आप इवेपोरेट कर देते हो, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ। इसी तरह से अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, सो दे प्रोड्यूस न्यू चार्ज्ड पार्टिकल्स। पहले कोई चार्जेस नहीं थे, इनिशियली कोई भी, इनिशियली है ना, अगर हम बात करें इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, लेकिन फाइनली हम क्या देख रहे हैं, हमें चार्ज्ड पार्टिकल मिल रहे हैं। ये फाइनल सिचुएशन है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यार ये पहले भी तो आयंस ही थे, ठीक है। तो कुछ नया नहीं हुआ है, बस सेपरेट हो गए हैं आपके चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड आयंस, या फिर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बिगर मॉलिक्यूल से स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम इन दोनों को है ना एक दूसरे के साथ में यूज कर लेते हैं, इनको सिनोनिम मान के। बट नाउ आफ्टर रीडिंग आउट ऑल द डिफरेंसेस, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दैट आयनाइजेशन इज नॉट एज सेम एज दैट ऑफ डिसोसिएशन। सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड टेल मी कि आपको हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, और क्या कोई इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में डाउट रह गया हो, सो दैट यू कैन आस्क मी। और भी अगर कोई दूसरा टॉपिक हो जिसमें कि आप कंफ्यूज्ड फील करते हैं, डाउट करते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई न्यूमेरिकल है, या कोई कॉन्सेप्ट है, या कोई फॉर्मूला है जो नहीं समझ में आता, सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं उसको एज सिंपल एज दैट आपके सामने लेकर आऊं और एक्सप्लेन करूं। So that was all for this video. Thank you so much. Take care and goodbye.